अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 13 जुलाई दिन इतवार का है। गुज़श्ता रोज़ 12 जुलाई को पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से उस अहम तरीन मुकदमे में एक गैर मामूली और गैर मुतवक्के फ़ैसला सुनाया गया जो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम की बुनियाद है। यानी 9 मई 2023 के वाक़यात हुए और उसके बाद आज जो कुछ गैर आइनी गैर कानूनी किया जा रहा है इस मुल्क में, तो जवाज़ बनाया जाता है 9 मई 2023 के मुकदमात को। उसके बाद फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौजी अदालतें बरकरार रखी। 35,000 से ज़ायद ऐसे मुकदमात हैं जो कि इस वक्त सिविलियन फ़ौजदारी अदालतों में 9 मई से मुताल्लिक उन पर ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान के ऊपर भी मुताद्दिद मुकदमात हैं। मगर जब सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक एक फ़ैसला सुना दिया, फ़ौजी अदालतें बरकरार रखी, तो एक उम्मीद मायूसी में बदल गई कि अब इस मुल्क की अदलिया फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक तो कोई फ़ैसले नहीं सुनाएगी, लिहाजा जो लोग फ़ौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं अब उनके लिए कोई रेमेडी, कोई फ़ोरम बरकरार नहीं। मगर गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम तरीन फ़ैसला सुनाया गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, उसके 5 कारकुन जो फ़ौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता थे, उनकी जानिब से ये अपीलें दायर की गई थी जिन्हें ना सिर्फ काबिल समाअत करार दिया गया है बल्कि रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। वो रिकॉर्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का है, समरी ऑफ एविडेंस है, और इसके अलावा दीगर जो रिकॉर्ड है और सज़ा का हुक्मनामा फ़ौजी अदालतों से 14 रोज़ में तलब किया गया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया है कि हाई कोर्ट अपना आइनी दायरा अख्तियार किसी सूरत नहीं छोड़ सकती और इन फैसलों पर, इन मुकदमात पर, इन सज़ाओं पर जो अब केस चलेगा उसकी कार्रवाई मेरिट्स पर होगी। इस फैसले में कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं। यानी एक बड़ा सवाल इस फैसले में यह पैदा हुआ है। फैसले का पैराग्राफ नंबर 5, सफ़ा नंबर 5, 6 सफ़ात का यह फैसला है। सफ़ा नंबर 5 खासा अहम है, जिसके बाद अब यह सवाल यह पैदा होने लगा है और मैं ये समझता हूं कि यह गुज़श्ता 2 सालों की सबसे बड़ी खबर हो सकती है कि इस मुल्क की मौजूदा फ़ौजी क़यादत 9 मई को कौमी सलामती और मुफाद के ख़िलाफ़ नहीं समझती। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और बहुत कुछ कहा गया कि 9 मई रियासत के खिलाफ बगावत थी, 9 मई इदारों में बगावत थी, कौमी सलामती के खिलाफ था। मगर कमरा अदालत में तो कुछ और ही इंकशाफ हुआ है। ये आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। जबकि एक और अहम तरीन डेवलपमेंट वो इस हुक्मनामे में ये हुई है कि पेशावर हाई कोर्ट ने अब आर्मी चीफ के पास जो अपीलें हैं जो फौजी अदालतों से सजा पाने के बाद की जाती है उसको भी गैर मौसर करार दे दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फौजी अदालतों से मुताल्लिक फैसले की दिलचस्प तशरीह की है और साथ ये भी कि 9 मई जो है वो कौमी सलामती का नहीं, एक सिविल मुकदमा है, ये भी तस्लीम कर लिया गया है। तो एक इंतहाई गैर मामूली फैसला है। सबसे पहले मैं इस फैसले के कुछ नुकात जो हैं वो आपके सामने रख देता हूं और फिर मैं आपको सफ़ा नंबर 5 के उस अहम तरीन पैराग्राफ की जानिब लेकर जाऊंगा जिसमें मैं ये समझता हूं कि इस फैसले में ये डिटर्मिनेशन हो गई है, या फिर आप यूं कह लीजिए कि चाहे इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो जैक ब्रांच है या फिर जो हुकूमत वक्त है उससे एक गलती इस तरह से हुई कि अब ये सवाल उठने लगा है, बल्कि ये एक कन्विक्शन के साथ बात की जा रही है कि 9 मई जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नज़र में कौमी सलामती के खिलाफ मुकदमा नहीं था। वो किस तरह से, वो आगे चलकर बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि मौजूदा अदालती रजीम में 26वीं आइनी तरमीम के बाद जब आइनी बेंच मुकम्मल सहूलत कारी कर रहा है, जब आइनी बेंच ने फौजी अदालतों को जायज़ करार दे दिया, वो अहम तरीन और बुनियादी सवालात जो फौजी अदालतों के मुकदमे में अब पेशावर हाई कोर्ट पूछ रहा है, वहाँ के 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पूछ रहे हैं, वो आइनी बेंच को पूछे जाने चाहिए थे मगर उन्होंने नहीं पूछे। और फिर 9 मई जैसे मैंने आपको बताया पूरा रियासती स्ट्रक्चर इस पर खड़ा किया गया है। पोस्ट 9 मई सिस्टम तश्कील दिया गया है, शख्सी आज़ादियाँ छीनी जाएं, बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हों, अदलिया की आज़ादी सल्ब की जाए, मातहत महकमा बनाया जाए, 26वीं आइनी तरमीम हो, धांधली हो, कुछ भी किया जाए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस। आप सवाल पूछें तो कहा जाता है कि ये वो सियासी जमात है या उन लोगों के खिलाफ हो रहा है जिन्होंने 9 मई किया था, और 9 मई तो कौमी सलामती के खिलाफ था। लेकिन ये फैसला तो कुछ और ही बता रहा है। और आज तक हम ये कहते रहे कि 9 मई इस मुल्क की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले हुए, कानून हाथ में लिया गया, मगर उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए थी कि क्या ये किसी साजिश का नतीजा था या फिर मॉब पहुंचा और उनका एक रिएक्शन था, या इस मुल्क की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती है या कहती है उनका स्टांस ठीक है, ये इमरान खान का। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कहीं नहीं की गई। तो बहरहाल फैसले की जानिब बढ़ते हैं। तो जनाब जैसे मैंने आपको बताया पेशावर हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान हैं, दोनों ही जूनियर जज साहिबान हैं।
ان میں ایک کا نام ہے جسٹس وقار احمد اور دوسرے جو معزز جج صاحب کا نام ہے جسٹس صادق علی. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے 5 کارکنوں کی بنیادی طور پر 2 اپیلیں تھیں. پہلی اپیل یہ تھی کہ ہماری درخواست کو قابل سماعت قرار دیا جائے, ہماری درخواست میرٹ پر سنی جائے. دوسری اپیل یہ تھی کہ ملٹری کورٹ سے جو ہمیں سزا سنائی گئی ہے وہاں کا سارا ریکارڈ ہمیں فراہم کیا جائے. دونوں اپیلیں منظور ہوئی ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے 14 روز کے اندر سمری آف ایویڈنس, کورٹ مارشل کی کارروائی اور سزا کا حکم نامہ طلب کر لیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ تمام انفرادی یا ریٹ پٹیشنز جو انسداد دہشت گردی عدالت کے ایسے احکامات کو چیلنج کرنے کے لیے دائر کی گئی ہیں یا ہوں گی جن کے تحت کسی کیس یا ملزم کو فوجی عدالت میں بھیجا گیا ہو, ان پر متعلقہ ہائی کورٹس اپنے میرٹس پر فیصلہ کریں گی. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ درخواست کو قابل سماعت کن نکات پر کیا گیا ہے. یہ بھی خاصا دلچسپ ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو تھے یا ریاستی جو وکیل تھے انہوں نے عدالت میں اس درخواست کی منظور ہونے کی مخالفت کی. انہوں نے فرمایا کہ جی آرمی ایکٹ کے مطابق اپیل کا جو فورم ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہے, لہٰذا انہوں نے آرمی چیف کے پاس وہ اپیل کا فورم, وہ اپیل کی ریمیڈی استعمال نہیں کی. اب ان کی درخواستیں ناقابل سماعت ہیں. عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ پہلی بات یہ کہ آرمی ایکٹ کے تحت آرمی چیف کے پاس اپیل کے لیے 40 دن ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں. اب پہلی بات یہ کہ وہ 40 دن کا جو سزا جب سنائی گئی اس کے 40 دن کے اندر اندر آرمی چیف سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ اب چونکہ وہ 40 دن کا پیریڈ ایگزاسٹ ہو چکا ہے, لہٰذا اب یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ جب وہ پیریڈ ایگزاسٹ ہو چکا تو ان ملزمان کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے اور ہائی کورٹ ان ملزمان کی اپیلیں نہ سنے. دوسرا جو انہوں نے نقطہ اٹھایا, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے اس نے ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو تسلیم کرتے ہوئے ایف بی علی کیس کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم ان مقدمات کی اپیلوں کو سن سکتے ہیں. تیسرا اہم ترین نقطہ انہوں نے اٹھایا, انہوں نے کہا کہ چاہے آرمی چیف کے پاس اپیل کا حق موجود ہے, انہیں اپیل کی جا سکتی ہے, مگر اگر آرمی چیف کے پاس اپیل کا حق موجود ہے تو کیا ہائی کورٹ اپنا آئینی دائرہ اختیار جو کہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہے اس کو استعمال کرنا ترک کر دیں. عدالت آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت اپنا آئینی دائرہ اختیار ہر صورت استعمال کرے گی. جو ایک اور اہم ترین نقطہ اس میں اٹھایا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خاصا دلچسپ ہے, سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کی اس 2 رکنی ججوں پر مشتمل بینچ نے اس طرح سے دلچسپ تشریح کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جب فوجی عدالتوں کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ دیا, آئینی بینچ کی بات کر رہے تھے, تو انہوں نے ساتھ وہ پیراگرافز ریپروڈیوس کیے جہاں سپریم کورٹ کے اسی آئینی بینچ نے وفاقی حکومت اور پارلیمان کو کہا تھا کہ 45 دن کے اندر فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ لوگوں کو ہائی کورٹ میں آزادانہ اپیل کا حق دیا جائے. اور پھر یہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ جس طرح سے بے شرمی اور ڈھٹائی سے وفاقی حکومت اپنے لگائے گئے ججز اپنے ہی آئینی بینچ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرتی, اور آئینی بینچ کے کان پر بھی جوں تک نہیں رینگ رہی کہ عدالتی فیصلے کی بے توقیری ہو رہی ہے. غالباً وہ بھی مکمل طور پر آن بورڈ ہیں جو اس وقت موجودہ سپریم کورٹ کی صورتحال ہے آپ جانتے ہیں. مگر ساتھ انہوں نے ایک اور دلچسپ تشریح کی. انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ اپیل ہائی کورٹ کی سطح پر ان ملزمان کو فراہم کی جائے, تو پشاور ہائی کورٹ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ جج جانتے تھے کہ آرمی چیف صاحب کے پاس اپیل کی جا سکتی ہے, لیکن اگر انہوں نے آزادانہ اپیل کے لیے پارلیمان کو لکھا ہے تو وہ آئینی بینچ سمجھتا ہے کہ وہ جو اپیل ہے وہ آزاد فورم نہیں ہے اپیل کا آرمی چیف صاحب کے پاس, وہ ایک انتظامی فورم ہے, وہ جوڈیشل فورم نہیں ہے, آرمی چیف ادارے کے سربراہ ہے. تو یہ خاصا غیر متوقع فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا گیا ہے. اب میں آتا ہوں دوسرے اہم ترین جو دوسری درخواست, ایک تو درخواست کو مینٹینیبل قرار دے دیا گیا, اور دوسرا یہ کہ آرمی ایکٹ 1954 کے غالباً رول 130 کے تحت ان درخواست گزاروں نے کہا تھا کہ ہمیں فوجی عدالتوں سے مکمل ریکارڈ فراہم کیا جائے. ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا رہا تھا, اور آرمی ایکٹ کا 1954 کا جو آرمی ایکٹ ہے اس کا جو رول 130 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب سزا ہو چکی ہوگی تو پھر ریکارڈ فراہم کیا جائے گا. ریکارڈ اس لیے فراہم کیا جاتا ہے کہ تاکہ اگر آپ نے آرمی چیف صاحب کے پاس بھی اپیل کرنی ہے, آپ نے کسی ہائی کورٹ میں آئینی دائرہ اختیار استعمال کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں اپیل کرنی ہے, تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ آپ کے خلاف مقدمہ کیا ہے, سمری آف ایویڈنس کیا ہے, کورٹ مارشل کی کارروائی کیا تھی, جو فائنل ججمنٹ فوجی عدالتوں کی جانب سے سنایا گیا وہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا اس سارے معاملے میں پشاور ہائی کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے.
पेशावर हाई कोर्ट ने बादी नजर में 9 मई को रियासती या कौमी सलामती और मुफाद के खिलाफ करार नहीं दिया, बल्कि कहा है कि यह एक सिविल जुर्म है। यह सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। और यह उन्होंने अपने बिहाफ पे नहीं कहा, बल्कि प्रोसीजर को, कानून को साबित करते हुए कहा, और साथ अपने फैसले में आर्मी चीफ के एक फैसले का हवाला दिया। यही मैं कह रहा था कि यह इस फैसले का सबसे अहम तरीन हिस्सा है। कैसे, यह मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। इसी पर सवाल यह होता है कि क्या फौजी क़यादत 9 मई को नहीं समझती कि वो कौमी सलामती और मुफाद के खिलाफ था और एक सिविल जुर्म था? अगर समझती तो वो ये सारे इकदाम करते जो कि नहीं किए गए। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी दूसरी जो उनकी सीएमए थी, यानी मुतफरिक दरखास्त इन 5 लोगों की, उसको जो मंजूर किया है, उसमें उन्होंने कहा है जनाब के आर्मी एक्ट 1954 के रूल 130 के तहत हर वो शख्स जिसका कोर्ट मार्शल हुआ हो उसे मुकर्ररा फीस की अदायगी पर कार्रवाई की नकल हासिल करने का हक है। मां सिवाय अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की राय में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई या इसका कोई हिस्सा रियासत की सलामती या मुफाद के लिए नुकसानदेह हो तो ऐसी सूरत में कार्रवाई की नकूल फराहम नहीं की जा सकती। पेशावर हाई कोर्ट लिख रहा है कि आर्मी एक्ट कहता है कि आप रिकॉर्ड हर सूरत जो वहां पर मुजरमान है उनको फराहम करेंगे, मां सिवाय सिर्फ एक एक्सेप्शन दी गई है, एक इस्तिस्ना दिया गया है कि अगर आर्मी चीफ समझे यह कोर्ट मार्शल की कार्रवाई या उसका कुछ हिस्सा कौमी सलामती या मुफाद के खिलाफ है। लेकिन अदालत अपने फैसले में मजीद लिखती है कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने कोई ऐसा हुक्म पेश नहीं कर पाए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस मखसूस मुकदमे में रिकॉर्ड की फराहमी को रियासत की सलामती या मुफाद के खिलाफ समझते हों। और साथ फिर वो उन्होंने वकील को भी कोट करते हुए कहा कि दरखास्त गुजारों के वकील भी ये समझते हैं कि ये कोई कौमी सलामती का मुकदमा नहीं था, बल्कि सिविल जुर्म था जो उनके खिलाफ आयद किया गया है। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब कुछ लोग ये कहेंगे, देखिए ISPR ने भी कहा कौमी सलामती के खिलाफ है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया आया, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया आया, मगर आप उसको ड्यू प्रोसेस में क्यों नहीं ला रहे? क्या जब फौजी अदालतों का फैसला सुनाया गया तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में, फौज में जो एक जैक ब्रांच है, क्या वहां के लोगों को, वहां के कानूनी दिमागों को ये पता नहीं था कि अब हमने फैसले सुना दिए? अब जो दूसरा मरहला है, ये मुल्जमान हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे और रिकॉर्ड तलब करेंगे। ये एक मामूल की कार्रवाई है, कोई एक्सेप्शनल बात नहीं है। तो जब रिकॉर्ड तलब करेंगे तो हम रिकॉर्ड किस बुनियाद पर नहीं देंगे? अगर आप इसे कौमी सलामती के खिलाफ समझते हैं तो फिर डिक्लेयर भी कर दिया जाता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से कि जी ये रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा सकता, मगर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऐसा कोई हुक्म अदालत के सामने पेश नहीं कर चुके। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या फौजी क़यादत इस मुल्क को कौमी सलामती के खिलाफ समझती भी है या नहीं, या फिर मीडिया पर तो कुछ और ही बताया जाता रहा। फिर पेशावर हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान ने अपने फैसले में लिखा कि अदालत के सामने ऐसा कोई तहरीरी हुक्म पेश नहीं किया गया जो जाहिर करे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दरखास्त गुजारों या मुजरमीन को मुकदमे की रिकॉर्ड फराहम करने से रोक दिया हो। और यह दरखास्त गुजारों का एक आईनी हक भी है, यानी रिकॉर्ड हासिल करना दरखास्त गुजारों का आईनी हक है। आइन के आर्टिकल उन्होंने हवाले दिए 4, 9, 10A और 19A के मुताबिक इस ट्रायल का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। लिहाजा बजाय इसके कि रिकॉर्ड की नकूल बराह रास्त दरखास्त गुजारों को दी जाए, अदालत चाहती है कि जो कुछ इस दरखास्त में मांगा गया है इसका मुकम्मल रिकॉर्ड जवाब दहिंदगान अपने तहरीरी जवाब के साथ मुंसलिक करें, जहां इसे दरखास्त गुजार ये नकूल हासिल कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में ये एक गैर मामूली और गैर मुतवक्का फैसला है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 जजेस, और पेशावर हाई कोर्ट के इस मामले में तारीख भी है, जैसे वकार सेठ भी थे जो फौजी अदालतों के साथ खिलाफ थे, और फौजी अदालतों के खिलाफ जो उस वक्त तो हार्डकोर दहशतगर्दों को ट्राई किया गया, उनकी भी अपीलें मंजूर की गई थी। बहरहाल ये एक सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मुकदमा है, सियासी इसके मोटिव्स हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है मौजूदा सूरत हाल में। जस्टिस वकार अहमद हो, गालिबन उनका नाम जो, अगर मैं सही उसको प्रोनाउंसिएशन उसकी करूँ तो ये जस्टिस वकार अहमद साहब है, और जस्टिस सादिक अली हैं, दोनों जूनियर जज हैं और क्या ज़बरदस्त जज हैं। क्या गैर मामूली फ़ैसला दिया है, यानी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ऐसी सूरत हाल में जहां पूरी अदलिया सहूलतकारी के ऊपर जुटी हो, हर शख्स अपनी CV फराहम कर रहा हो, और हाइब्रिड निज़ाम मुकम्मल टेम्परेरी सही लेकिन फतह हासिल करने का दावा कर रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल में अदालत की जानिब से ये गैर मामूली फैसला आए। तो बहरहाल एक बड़ी डेवलपमेंट थी। अब देखना यह है कि इस पर मज़ीद कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है, इसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश तो की जाएगी। क्या ये दोनों जजेस अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं? जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।